हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पाली को पढ़ने वाले हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो हमने जो वैदिक साहित्य था हमारा उसको हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने संहिता को पढ़ा था, ब्राह्मण को पढ़ा था, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं। हमने बोला था कि जो हर एक जो हमारा वेद होता है उसका अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो वो हमने कल कर लिया था। उसके बाद हमने उपनिषद को पढ़ लिया था कि जो उपनिषदों की जो संख्या होती है वो 108 होती है। मुख्य रूप से हमारे 12 उपनिषद आते हैं। पहला उपनिषद हो गया आपका ईश, दूसरा केन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका ऐत्रेय, जो आपका 6वें नंबर पर आता है ऐत्रेय, जो जिसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मतलब ऋग्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है ऐत्रेय, है ना। फिर तैत्तिरीय माना था, तैत्तिरीय को किया था हमने, है ना। उसके बाद हमने मंडूक को किया था। हमने बोला था कि जो आपका 12वां जो आपका उपनिषद आता है श्वेतर उपनिषद, उसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमारी भक्ति की उत्पत्ति जो है वो इसी उपनिषद से मानी जाती है, ठीक है। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं पाली को, ठीक है। समझते हैं पाली के लिए जो है, मतलब आपको ये भी पता है कि पाली जो है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। मतलब पाली भाषा किसकी है? बौद्धों की है। जो आपके त्रिपिटक लिखे गए थे वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। त्रिपिटक के अंतर्गत आपका सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है, ठीक है। तो उनको भी हम करेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में मतलब किसने क्या माना है कि पाली जो है वो कहाँ से विकसित हुई है, मतलब पाली भाषा कहाँ से आई है, ठीक है। तो अगर पहली बात देखें, यहाँ से क्वेश्चन कोर्ट में लगाने के लिए आता है, ठीक है। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पल्ली का अर्थ होता है ग्राम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्राम होता है। इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा, है ना। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, कुछ विद्वानों का बोलना है कि कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप भी मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ है, ठीक है। तद्भव रूप मानते हैं। तद्भव आपको पता है ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत से आते हैं पर उन्हें जो है वो हिंदी में उनका मतलब रूप बदल कर उनको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तद्भव वो होते हैं। और एक हमारे तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं और उनको वैसा ही प्रयोग किया जाता है, उसमें कुछ भी मतलब वो परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये, है ना। और उसके बाद जो हमारा आता है, कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली शब्द जोड़ा हुआ है, ठीक है। पाली शब्द की उत्पत्ति जो ये आता है ना आपका तीसरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि जो पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली यानी कि पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा, ठीक है। ये मगध की भाषा भी मानी जाती है ना। उसके बाद आप अगर आगे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं वैसे अगर कर लें तो, क्योंकि पूछने वाले का कोई पता नहीं है। कुछ जो विद्वान हैं पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द भी मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया। इसको बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई थी उन्हें भी पाली कहा जाता है, क्योंकि पाली जो है वो मतलब बौद्धों की ही भाषा है, ठीक है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी ये सारी ही जो आपकी डेफिनेशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे पास पारख तिथि बुद्ध वचन इति पाली, अर्थात जिसमें बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई है वही पाली है, ठीक है। अब जो यहाँ से जो कोटेशंस आती हैं हमारी, ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हरदेव बाहरी, है ना। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। किसके अर्थ में? कि पाली शब्द का उपयोग, भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले तो बुद्ध घोष ने किया था। तो भाषा के अर्थ में पाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बुद्ध घोष ने किया था, ठीक है। और बुद्ध घोष की अगर बात करें तो पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ था, किंतु कच्चायन और भोगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है, ठीक है। ये आपका ये कच्चायन जो है ये महाकच्चायन का है, ठीक है। और ये जो है ये भोगलान नामक 2 पाली व्याकरण है, ठीक है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो एक तो ये विधु शेखर वाला बना हुआ है, ठीक है। एक आपका ये उदय नारायण तिवारी का, ठीक है, यहाँ पर। और एक जो है आपका ये कौसाम्बी, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्टली बने हुए हैं, है ना। और ये भी बना हुआ है मैक्स बालेसर का, है ना। तो चलो देखते हैं। विदुशेखर भट्टाचार्य बोलते हैं कि पहले पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। ये बोलते हैं पहले पंक्ति थी फिर
पंक्ति बना, फिर पंक्ति से पत्ती, फिर पत्ती से पट्टी, फिर पट्टी से पल्ली और अंत में जो है इसका नाम क्या बन गया, पाली बन गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम मैक्स वालेसर का देखें तो इन्होंने बोला पहले, सबसे पहले पाली को पाटली बोला जाता था। मतलब हर कोई अपनी अपनी राय देता है ना, विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो मैक्स वालेसर हैं वो बोलते हैं पहले ये पाटली था, फिर पाटली के बाद पाडली बना, फिर पाडली के बाद पाली बना और फिर उसके बाद जो है वो पाली बना था। आपके जो भिक्ष ये हैं कौसाम्बी हैं, ठीक है, तो इनको तो मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि उसके बाद आपके जो ये हैं आपके कौसाम्बी हैं, ये बोलते हैं पाली शब्द की उत्पत्ति जो है सिर्फ पाल, ठीक है, से ही, पाल से ही पाली शब्द की उत्पत्ति बनी है। ठीक है। और उसके बाद आपके तो आगे आते हैं आपके उदयनाथ तिवारी। तो उदयनाथ तिवारी ने बोला है पा प्लस णी प्लस ली से जो है वो पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीनों जो ग्रंथ आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक की बात करें, अगर हम सुत्त पिटक को देखें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक में क्या है, सिंपल याद रखिए कि बुद्ध के उपदेश, जो भी बुद्ध ने उपदेश दिए थे उन सभी उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है। इसके 5 निकाय आते हैं। खुद्दक निकाय है, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है और अंगुत्तर निकाय है। ठीक है। इसमें से जो आपका खुद्दक निकाय है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका खुद्दक निकाय, क्योंकि खुद्दक निकाय में ही जो इनकी सारी जातक कथाएं थी आपके इनकी, तो वो सारी ही इसमें ही दी गई हैं। ठीक है। किसमें दी गई हैं, आपके खुद्दक निकाय में, है ना। इसलिए आपका खुद्दक निकाय जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन। ठीक है। तो याद रखिएगा शिक्षाओं का संकलन किसमें, मतलब बुद्ध के उपदेश संग्रह सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में जो है वो आपका संघ संचालन में, मतलब शिक्षा जो दी गई थी ना, तो वो आपके विनय पिटक में दी गई थी। ठीक है। शिक्षाओं का संकलन जो है वो विनय पिटक में दिया गया था। ठीक है। इसके अंतर्गत महाबग्गा, चुलग, पाचित्य, पाराजित और परिवार, ये 5 आते हैं। पर फिर भी आप सिंपल इसमें से तो इतना नहीं है, पर ये संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन जो है वो विनय पिटक में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद चलते हैं अभिधम पिटक। इसमें क्या है, धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक है। इसमें धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण जो है वो अभिधम पिटक में किए गए। तो हमने 3 चीज़ों को देखा है। हमने बोला सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या दिया गया है, तो उसमें जो है बुद्ध के सारे उपदेश दिए गए हैं। इसमें 5 निकाय आते हैं। खुद्दक निकाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी जातक कथाएं जो हैं वो आपके खुद्दक निकाय में ही दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, शिक्षाओं का संकलन है। अभिधम पिटक की बात करें तो उसमें धर्म और दार्शनिकता की बात जो है वो आपके अभिधम पिटक में जो है वो की गई है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आगे ये भी आता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा भी पाली थी। ठीक है। क्योंकि जो आपके सम्राट अशोक थे ना, उनका जो उन पर जो प्रभाव था वो भी मतलब बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण जो सम्राट की अशोक की जो राजभाषा थी वो भी पाली थी। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था ना, तो उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था और उस नरसंहार को देखकर जो अशोक थे, अशोक का मन कुछ विचलित हो गया था। इसलिए इसने क्या किया था, उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इनके बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र जो थे उनको इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भी भेज दिया था। तो इसलिए मतलब कलिंग आक्रमण, जब कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था तो उसके बाद ही अशोक ने जो है वो आपका बौद्ध धर्म जो था वो अपनाया था। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो आगे है हमारे पास कि पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, है ना। जो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं ना देखिए, अटकथा साहित्य आचार्य बुद्ध घोष का है, 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध मग, ये जो है आचार्य, ये भी बुद्ध घोष का है। अटकथा साहित्य और विशुद्ध घोष, ये बुद्ध घोष का है। दोनों 5वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन का 7वीं शताब्दी में लिखा गया है। मोगलान व्याकरण जो है ये पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है, आपका मोगलान व्याकरण जो है। ठीक है। 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 817 सूत्र हैं। ठीक है। और सदनीति व्याकरण जो है तो ये अंग वंश का लिखा हुआ है, जिसमें 1154 ईस्वी में लिखा गया है। 27 अध्याय है, 1341 इसमें सूत्र हैं। तो इनको आप सरसरी देख लीजिएगा, बट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है। विशुद्ध मग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। इसे सुसंधि
कप और कच्चान गंध भी कहा जाता है, ठीक है। सुसंधि कप और कच्चान भी इसको कहा जाता है। ये पाली का सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो पाली का एक आपका ये विशुद्ध मग हो गया और एक मोगलान व्याकरण हो गया, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पाली भाषा के लिए, ठीक है। तो पाली का हमने इतना कर लिया है। अगर बात करें पाली की विशेषताओं की, ध्वनि संरचना विशेषताओं की, तो कच्चान के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ आती हैं, ठीक है। कितनी आती हैं? 41 ध्वनियाँ आती हैं, जिसमें 8 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार पाली ध्वनियों की संख्या जो है 43 है, जिसमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। क्योंकि वो पूछने वाला कुछ भी पूछ लेता है यार, तो मतलब अब हम क्या कर सकते हैं ना इसमें, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में जो अभी पेपर दिए हैं ना, तो उनमें तो हर कुछ बनता है। फिर भाई हर कुछ तो तब ऐसा लगता है कि शायद मतलब एक बार कुछ ऐसा सरसरी थोड़ा सा देख लिया होता तो अच्छा रहता है ना। इसलिए कोशिश यही रहती है कि देखिए, है ना। इससे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें ना, तो हमने बोला था कल हमने जो बात की थी ना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कल हमने की थी वैदिक, ठीक है। हमने वैदिक भाषा की बात की थी, ठीक है। वैदिक भाषा की बात की थी, उसमें हमने बोला था 52 ध्वनियाँ हैं। कितनी हैं? 52 हैं, ठीक है। उसमें हमने बोला था 13 स्वर हैं, है ना। उसमें हमने 13 स्वरों की बात की थी, है ना। और 39 उसमें व्यंजन थे, और 39 क्या थे? व्यंजन थे, ठीक है। उसके बाद हमने की थी बात जो आपका आता है लौकिक, तो लौकिक संस्कृत की जब हमने बात की थी, लौकिक संस्कृत में हमने 48 ध्वनि रखी थी, है ना। लौकिक में कितनी रखी थी हमने? 48 ध्वनियाँ रखी थी, ठीक है। 48 ध्वनियाँ रखी थी। और उसके बाद आज हम पहुँचे हैं पाली के ऊपर। तो पाली में जो है वो आपकी कितनी आती हैं? तो पाली में जो है आपकी आती हैं 41 ध्वनियाँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। 52 है, 48 है और 41 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। वैदिक भाषा की बात करें तो 52 उसमें ध्वनियाँ हैं, लौकिक की बात करें तो 48 हैं, और पाली की बात करें तो 41 हैं, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि 13 स्वर किस में आते हैं? तो आपके वैदिक भाषा में ही आते हैं, ठीक है। वैदिक संस्कृत जिसको हम बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम चलते हैं, प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था जो है वो प्राकृत को कहा जाता है, ठीक है। पहली अवस्था कौन थी? हमारी पाली थी। पाली जो था मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था जो है वो प्राकृत को माना जाता है, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। इसका मोटे तौर पर अगर देखें, इसका समय जो है वो 1 से 500 ईस्वी तक माना जाता है ना। और प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 3 चरणों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार बांटा गया है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि इसकी जो 3 अवस्थाएँ आती हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, पर किसके अनुसार आती हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये आती हैं आपकी किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है। प्रथम प्राकृत इन्होंने बोला था 3, मतलब प्राकृत जो है ये प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नामी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राक पूर्वकृत प्राकृतम, अर्थात पहले से ही बनी हुई भाषा जो होती है उसको हम कहते हैं प्रथम प्राकृत, ठीक है। द्वितीय प्राकृत की बात करें तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी थी। हेमचंद्र ने लिखा है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भव तत् आगतम, ठीक है। ये आपके किसने बोला था? हेमचंद्र ने बोला था, है ना। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो हेमसिद्ध अनुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें इन्होंने तीनों भाषाओं का समावेश किया था, है ना। तो उसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं को रखा था, ठीक है, आपके हेमचंद्र ने, ठीक है। द्वितीय प्राकृत को साहित्य प्राकृत भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है वो साहित्य में जो थी आपकी प्राकृत जो थी उसको प्रयोग किया जाने लगा था, है ना। तृतीय प्राकृत की बात करें तो प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं, है ना। तो मतलब जब हम इन भाषाओं को पढ़ते हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छी हैं ये भाषाएं वैसे, मतलब अगर देखा जाए, है ना। वो आता है ना एक आपका कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी बदले, वही है कि मतलब कोस कोस पर पानी बदले, कि जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ और पानी है, वहाँ आगे जाएंगे कुछ और पानी है, मतलब जैसे स्टेशन टू स्टेशन आगे आगे चलते जाते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस आते रहते हैं। वैसे भाषा भी जो है वो मतलब बानी जो है वो बदलती रहती है। मेरी बानी कुछ और होगी, तो मतलब अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो हर किसी की कोस कोस पर बदलते ही चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, ठीक है। प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है वो पाली है, ठीक है। प्राकृत की जो प्रथम अवस्था है वो पाली है, प्राकृत की द्वितीय अवस्था जो है वो प्राकृत है, और प्राकृत की तृतीय अवस्था जो है वो अपभ्रंश मानी जाती है, ठीक है। ये सारा मतलब बेसिक है, कंसेप्ट है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्राकृत की अगर विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं तो अभी हम इसकी इतना ये नहीं है, क्योंकि हम पीछे जो है मतलब फिर भी एक सरसरी बता देती हूँ कि प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही होती है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। तो मतलब ये इसमें विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी, मतलब उसमें भी
भी जो आपका पाली था उसमें भी विसर्ग जो था वो लुप्त होता था, तो इसमें भी होता था, ठीक है? तो यहाँ पे हम टाइम नहीं लगाएँगे। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ यहाँ टाइम लगाएँगे, ठीक है? आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? कि आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, प्राकृत के भेद की बात करते हैं थोड़ी-सी, ठीक है? प्राकृत के भेदों की बात करें, तो प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आपको पता है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके भरत मुनि, है ना? क्योंकि जो आपका काव्य शास्त्र है ना? तो काव्य शास्त्र का जो आरंभ है वो हम भरत मुनि से ही मानते हैं, है ना? तो बोला कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखते हैं मुख्य प्राकृत मगधी, अवंतिका, प्राच्या, शूरशैनी को सौरशैनी, ठीक है? अर्धमागधी, वाहलिक और दक्षिणात्य महाराष्ट्री, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। गौण विभाषा में जो आता है वो शाबरी, अभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रचा, बेनेरेची, ठीक है? आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बनता है कि मतलब ये जो है आपका अभीरी या चांडाली जो है ये प्राकृत के मतलब ये किसका भेद है? तो ये प्राकृत के भेद हैं, ठीक है? ये प्राकृत के ही भेद हैं, ठीक है? इतना डीप तो नहीं पूछा जाएगा कि गौण है या मुख्य है, बट ये कन्फर्म है कि ये पूछा जाता है कि जो आपका जैसे मान लीजिए अवंतिजा जो है या प्राच्या जो है या अर्धमागधी जो है, तो ये किसके भेद हैं? ये प्राकृत के भेद हैं, ठीक है? और किसने माने हैं? तो भरत मुनि ने माने हैं, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है? वररुचि की बात करें तो वररुचि का प्राकृत प्रकाश है, ठीक है? तो शौरसेनी, प्राकृत महाराष्ट्री, प्राकृत मागधी, प्राकृत पैशाची, प्राकृत की बात जो है वो आपके वररुचि ने की है, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। हेमचंद्र की बात करें तो इन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा है, आर्षि को इन्होंने अर्धमागधी कहा है, चुलिका, पैशाची और अपभ्रंश, ठीक है? इन तीन की बात इन्होंने की है। चुलिका, पैशाची को दंडीनभूत भाषा भी कहा है, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है।